नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा उत्सव के उद्घाटन समारोह में भारत की कृषि विकास पर की बात। कहा, आज देश कृषि के क्षेत्र में बन गया है विश्व की अग्रणी शक्ति। इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से एक नई क्रांति की होगी शुरुआत। कृषि क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसरों की भरमार। कम उर्वरक देने के बिहार सरकार के आरोप का केंद्र ने किया खंडन। आंकड़े जारी कर बताया कि बिहार राज्य को रबी सीजन 2022-23 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीनों में दी गई पर्याप्त खाद। उर्वरक की कालाबाजारी पर केंद्र के छापों से बौखलाई बिहार सरकार। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का हुआ समापन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में राज्य के विकास कार्यों को गिनाया। कहा, कृषि के क्षेत्र में प्रदेश में हुआ अद्भुत काम। इस क्षेत्र में लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतकर मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास। उत्तर भारत के कई इलाके ठंड और कोहरे की चपेट में, तो पहाड़ी इलाकों में हो रही है जोरदार बर्फबारी। राजधानी दिल्ली में लोगों को ठंड से मिली कुछ राहत। मौसम विभाग के अनुसार 15 या 16 जनवरी से एक बार फिर शीतलहर का दौर हो सकता है शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 12 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी हैं। आज हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम इसे टॉप 3 में लेकर जाएं। देश की ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे युवाओं के लिए अपार अवसर लेकर आएगी। आज हम कृषि के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी ताकत हैं और कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से एक नई क्रांति आने वाली है। इसमें युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे, नई ऊंचाइयों पर जाने के नए रास्ते खुलेंगे। आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है, तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी हैं। आज हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और हमारा लक्ष्य है कि हम इसे टॉप 3 में लेकर के जाएं। देश की ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे युवाओं के लिए अपार अवसर लेकर आएगी। आज हम कृषि के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी ताकत है। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है। इसमें युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे, नई ऊंचाइयों पर जाने के नए रास्ते खुलेंगे। नकदी खाद बनाने वालों, बेचने वालों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ देश के कई राज्यों में छापे पड़ रहे हैं। केंद्र सरकार की फ्लाइंग स्क्वाड टीम लगातार छापामारी कर रही है। अभी तक 13-14 राज्यों में छापा पड़ चुका है। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार में छापे पड़ रहे हैं। उधर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार पर राज्य को उर्वरक की कम सप्लाई का आरोप लगाया है। इस पर केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी कर बिहार सरकार को उसके झूठ के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उर्वरक विभाग ने रबी सीजन 2022-23 के महीनों यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के दौरान उर्वरकों की आरामदायक उपलब्धता सुनिश्चित की है। उर्वरक विभाग ने दिसंबर 2022 के दौरान 134 यूरिया और 76 P&K रेक बिहार राज्य को भेजे गए हैं। जनवरी 2023 के महीने में 39 यूरिया और 21 P&K रेक बिहार राज्य को भेजे गए। विभाग ने एक विशेष मामले के रूप में पश्चिमी बंदरगाहों से राज्य में 16 रेक की आवाजाही की अनुमति दी है। सरकार ने कहा है कि उर्वरक कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार
बिहार के विशिष्ट बिंदुओं पर उर्वरक ले जाएं। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रेलवे, राज्य सरकार और उर्वरक कंपनियों के साथ नियमित बातचीत की जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, जैसे कि अभी हमने जाना कि केंद्र सरकार की फ्लाइंग स्क्वाड लगातार कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कई राज्यों में छापेमारी कर रही है, और अगर यहाँ बिहार की बात की जाए तो बिहार पर भी छापा पड़ा है, लेकिन बिहार सरकार की जो एक अपनी सोच है, एक नीति है, वो पूरी तरह से बौखला गई है और केंद्र सरकार पर उसने कई आरोप भी लगाए हैं। जी बिल्कुल, देखिए रस्मा, करीब 14 राज्यों में कालाबाजारी के खिलाफ और नकली खाद बनाने वालों के खिलाफ जो केंद्र सरकार की फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो लगातार छापामारी कर रही है। कल भी उत्तर प्रदेश और बिहार में, और आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार सहित अन्य राज्यों में छापामारी चल रही है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर नकली जो खाद है वो बरामद हुए हैं। साथ ही साथ जो कालाबाजारी हो रहा है और स्टॉक कई लोगों ने कर लिया है खाद की, उसकी भी बरामदगी की जा रही है। तो निश्चित तौर पे लगातार सरकार की तरफ से कोशिश है कि जो किसानों को पर्याप्त मात्रा में उचित खाद मिले, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच बिहार सरकार ने ये आरोप लगाया है कि बिहार को खाद की कम सप्लाई की गई है इस मौसम में, जबकि केंद्र सरकार ने एक डाटा जारी करके कहा कि जितनी भी डिमांड थी बिहार सरकार की वो पूरी की गई है। साथ ही साथ 16 अतिरिक्त रैक जो है पश्चिमी बंदरगाहों से भी भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो उर्वरक कंपनियां हैं या फिर रेलवे है, उन तमाम लोगों से बातचीत करके जहां भी स्पेसिफिक डिमांड है बिहार की, वहां खाद सप्लाई करने की तमाम उचित व्यवस्था की गई है। जहाँ तक खाद्य वितरण का सवाल है, केंद्र जो कोटा होता है राज्यों का वो पर्याप्त मात्रा में भेजती है, लेकिन खाद्य का वितरण जिला के अंदर या एक जिला से दूसरे जिला में, और फिर जो जिला के बाद जो किसानों तक कैसे पहुँचे, ये राज्य सरकार की, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि कब वो समय पर जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर खाद्य सप्लाई करे। कहीं ना कहीं बिहार में ये देखा जा रहा है कि जो सप्लाई चेन है वो कहीं ठीक से काम नहीं कर रहा है जिला प्रशासन के अंदर, या विदिन जो एक जिला से दूसरे जिले में भी जो वितरण को लेकर के समस्या है वो स्थानीय स्तर पर है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि हमारे तरफ से कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में बिहार को यूरिया दिया गया है, खाद दिया गया है, और ये सप्लाई का इशू है और किस तरीके से बिहार सरकार और स्थानीय प्रशासन इसको मैनेज कर रहा है ये उनकी समस्या है। बिल्कुल नितेंद्र, केंद्र सरकार की कोशिश यही है कि नकदी खाद बनाने वालों या फिर बेचने वालों या फिर अगर कालाबाजारी की बात की जाए तो इस पर रोक लगाई जाए, और इस पर केंद्र सरकार शुरू से कोशिश भी कर रही है। जिस तरह से बिहार पर छापेमारी की गई और वहां का एक सच सामने आ गया, उसी तरह कई और राज्यों की भी बात की जाए तो वहां पर भी छापेमारी की गई है। इसके अलावा अगर हम केंद्र सरकार की नीतियों की बात करें तो कालाबाजारी को रोकने के लिए किस तरह की नीतियां और किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, एक तो जो नीम कोटेड यूरिया है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान अपनाएं उसको और कालाबाजारी को रोकने में भी मदद मिलती है। साथ ही साथ जो लिक्विड यूरिया की हम बात करते हैं, नैनो यूरिया की बात करते हैं, अगर उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान करेंगे तो एक तो उनकी जो खेतों की उर्वरकता है वो बढ़ेगी, साथ ही साथ उनको कम संख्या में एक बोतल में ही 1 बीघे तक की ज़मीन की एक तरह से काम हो जाता है। तो एक जो बड़ा बोरा लेकर के जाना पड़ता है वो उससे निजात मिलेगी। इसलिए सरकार नैनो यूरिया पे ज़्यादा जोर दे रही है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको अपने खेतों में उपयोग करें। साथ ही साथ जो कालाबाजारी हो या फिर नकली जो यूरिया बनाने की बात हो, यार हम जानते हैं कि यूरिया का उपयोग दूसरे जो उद्योगों में भी होता है, तो इसको भी रोकने के लिए केंद्र सरकार की जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की, वो लगातार छापेमारी करती है। जहां भी उनको इनपुट मिलता है वो छापामारी करते हैं। अभी भी बिहार में, उत्तर प्रदेश में छापामारी जारी है। बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट हो या सीमावर्ती कई ऐसे जिला है जहां पर पिछले 3-4 दिनों से लगातार छापामारी की जा रही है, और कई जो होर्डिंग किया हुआ जो कालाबाजारी करते हुए लोग पकड़े गए हैं उन पर कार्रवाई भी हुई है। पुलिस को उनको सौंपा गया है, FIR भी दर्ज की गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो सीजन है
वो बहुत पीक सीजन होता है किसानों के लिए। और गेहूं की बात करें या फिर चना हो या फिर दूसरी जो रबी की फसलें हैं, उनमें खाद की अभी ज़रूरत होती है। और ऐसे में जो कुछ लोग कालाबाजारी के चक्कर में दबा लेते हैं यूरिया के स्टॉक को, और उसके बाद वो ऊंचे दामों में बेचते हैं। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से काम तो हो ही रहा है, साथ ही साथ राज्य सरकार को भी और जिला प्रशासन को भी देखने की जरूरत है कि सप्लाई चेन में कोई बाधा ना आए। साथ ही साथ जो कालाबाजारी लोग कर रहे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई हो। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की भी ये एक तरह से उनको वादा करना चाहिए कि कालाबाजारी और नकदी खाद वाले और बेचने वालों पर पाबंदी लगाई जाएगी, ताकि किसानों का जो एक फायदा है वो किसानों तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से विकास की दिशा तय कर रहा है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि 2023 की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश के जाने माने उद्योगपतियों ने शिरकत की है। साथ ही दुनिया के 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। तोमर ने इस बात पर गुरुवार को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन समारोह में कही। तोमर ने कहा कि प्रदेश इंडस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़े, एग्रीकल्चर ग्रोथ हो और हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाए, इसमें भी सरकार लगी रही है। आज मध्य प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन आया है, फिर वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो या फिर एयर कनेक्टिविटी। कृषि के क्षेत्र में तो अद्भुत काम हुआ ही है। कृषि के क्षेत्र में कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 7 बार कभी किसी राज्य को नहीं मिला। मध्य प्रदेश ने ये अर्जित किया है। अगर मनुष्य का संकल्प मजबूत हो तो फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शिवराज सिंह जी ने मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ किया। उन्होंने इस राज्य के एक एक गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए, इसको भी कभी अनदेखा नहीं होने दिया। लेकिन मेरा मध्य प्रदेश इंडस्ट्री के पथ पर आगे बढ़े, मेरे मध्य प्रदेश की जीडीपी बढ़े, मेरे मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़े, मेरा मध्य प्रदेश दुनिया की अनेक योजनाओं में अग्रणी भूमिका निभाकर वह पुरस्कार अर्जित करे, और मेरे मध्य प्रदेश में लोग आवें तो गौरव के साथ निवेश करने के लिए मध्य प्रदेश की धरती को अनुकूल पावें। इस दृष्टि से उनका जो निरंतर प्रयत्न रहा, उसी का परिणाम यह हुआ कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ। पहले कुछ कम परिणाम आए, फिर कुछ ज्यादा आए, फिर कुछ और ज्यादा आए, लेकिन जब हम 2023 में इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहां बैठे हुए हैं तो मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता है कि इसमें हमारे देश के जाने माने बड़े उद्योगपतियों ने तो इस कार्यक्रम में शिरकत की ही, लेकिन देश से बाहर 84 देशों के प्रतिनिधियों ने आकर मध्य प्रदेश के इस इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरव की बात है। इन दिनों जहां उत्तर भारत के कई इलाके ठंड और कोहरे से घिरे हुए हैं, वहीं पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली में कल लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। गुरुवार को यहां तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन शाम होने तक कुछ इलाकों में बूंदाबांदी ने एक बार फिर ठंड का एहसास करा दिया। मौसम विभाग की माने तो 15-16 जनवरी से एक बार फिर शीतलहर को प्रकोप हो सकता है। 2 दिन बाद पूरे उत्तर भारत में तापमान में फिर से कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम राजस्थान में सबसे ज्यादा तापमान में कमी होगी। धीरे धीरे पूर्वी राज्यों में तापमान में कमी आएगी। फिलहाल देश के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में ठंड से बचने के लिए कई जगहों पर शेल्टर होम का निर्माण किया गया है। इन आश्रय गृहों में आजकल बेघर लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लोग ठंड से खुद को बचाने के लिए यहां शरण ले रहे हैं। इन आश्रय गृहों में ठंड से राहत पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। रजाई, गद्दों और अलाव आदि चीजों का पुख्ता इंतजाम है। साथ ही यहां पर समय समय पर प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का कार्य भी होता है और गरीबों का हालचाल भी निरंतर लिया जाता है।
हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। शिमला जिले के नारकंडा मंडोल गांव में आज सुबह बर्फबारी हुई। वहीं बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में मक्का का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 3,42,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए 6 जनवरी तक रबी मक्का की बुआई 19,21,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मक्का की खेती 15,79,000 हेक्टेयर में हुई थी। बात भाव की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को जम्बूसर, विजयनगर, हाथरस और अलीगढ़ मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि खातेगांव मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्बार्कनेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 11 जनवरी को मक्का का भाव रहा 1,800 रुपए। 12 जनवरी को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2,000 रुपए पर। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 जनवरी को पीली मक्का का भाव था 2,052 रुपए। 12 जनवरी को इसके सौदे 2 रुपए लुढ़ककर 2,050 रुपए पर हुए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 11 जनवरी को मक्का का भाव रहा 2,385 रुपए। 12 जनवरी को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,410 रुपए। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इस दौरान पीली मक्का के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 11 जनवरी को मक्का का भाव था 2,350 रुपए। 12 जनवरी को उसके सौदों में 10 रुपए की मजबूती आई और भाव 2,360 रुपए पर आ गया। इसी तरह अलीगढ़ मंडी में 11 जनवरी को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2,330 रुपए। 12 जनवरी को उसके भाव में 10 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2,340 रुपए। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में 11 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 5,250 रुपए। 12 जनवरी को इसके भाव में 60 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,310 रुपए पर। राज्य के ही हिम्मतनगर मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 जनवरी को पीली सोयाबीन का भाव था 5,150 रुपए। 12 जनवरी को इसके सौदे 28 रुपए चढ़कर 5,178 रुपए पर हुए, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 11 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 5,450 रुपए। 12 जनवरी को इसके सौदों में 109 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 5,341 रुपए। वहीं काला पीपल मंडी में पीली सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिली। 11 जनवरी को यहां पीली सोयाबीन का भाव था 5,315 रुपए। 12 जनवरी को इसके भाव में 85 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 5,400 रुपए। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में 11 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 5,400 रुपए। 12 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,450 रुपए। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,28,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2021-22 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,29,95,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुआई कर ले।
गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। गेहूं के खेत में सिंचाई भी करते रहें। किसान सरसों के खेत में सिंचाई करें। सरसों के खेत की देखभाल करते रहें। अभी चने के खेत में सिंचाई कर लें। इसके साथ ही कपास की चुनाई कर सकते हैं। कपास के खेत में सिंचाई करें। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुआई कर लें। गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। इस समय टमाटर और भिंडी की तुड़ाई करें। इसके अलावा फूल गोभी की कटाई करते रहें। इसी तरह पत्ता गोभी की कटाई कर लें। मध्य प्रदेश में मूली की खुदाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं। किसान मटर के खेत में सिंचाई कर लें। मटर के खेत में निराई भी करें। मटर की बुआई कर लें। यहाँ चने की बुआई करते रहें। चने के खेत में निराई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सूरजमुखी की बुआई करें। इसके अलावा काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी मक्के के खेत से खरपतवार निकालें। वहीं के किसान मक्के के खेत में सिंचाई कर लें। साथ ही गेहूं के खेत से घास फूस निकालें। इस समय धान की कटाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में टमाटर की रोपाई करें। यहीं के किसान लाल मिर्च की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही प्याज की बुआई कर लें। ये समय लाल मूली की बुआई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहे। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से वाराणसी से गंगा विलास क्रूज को रवाना किया। ये क्रूज 2 देशों की यात्रा करते हुए कुल डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में डेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। ये परियोजना शहर के घाटों के किनारे विकसित की गई है, जो आवास की सुविधा प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के नासिक शिरडी राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा पेश आया है। पथारे के पास एक बस और ट्रक में भिड़ंत के कारण 10 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने त्रिपुरा के अगरतला में युवा संवाद इंडिया एट 2047 कार्यक्रम में भाग लिया। इसके जरिए युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली कंजावाला केस मामले में वारदात के दिन 3 पीसीआर वैन में और 2 चेक पॉइंट पर मौजूद पुलिस वालों को सस्पेंड करने की सिफारिश की है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 174 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 224 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.16 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।